हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर न्यूक्लियाई। एक्चुअली न्यूक्लियाई जो चैप्टर है हम लोग का, वो उस पे क्या क्या आता है और हमें उसको किस स्टेप में पढ़ना होता है। तो देखिए, अभी क्योंकि हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है तो एटम्स के बारे में मैंने काफी पहले क्लास ली थी। अब जाकर न्यूक्लियाई के बारे में होगी क्लास, क्योंकि जो उसका वेटेज है हम लोग का एटम्स का वो थोड़ा ज्यादा है एटम से रिलेटेड चैप्टर का, और जो न्यूक्लियाई से रिलेटेड है वो थोड़ा कम है, इस वजह से इसको बाद में रखा गया है। और जो हम लोग के पास अगर इस पे देखें कि पढ़ना क्या क्या है, जेईई मेन का सिलेबस क्या है, तो वो है कि कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये चीजें हैं जो कि अब लेटेस्ट जो IIT जेईई मेन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है ये। इस पे से जो हम लोग का रेडियो एक्टिविटी वाला सेक्शन है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस में ये चीज हटी हुई है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ये यहाँ पर ये होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, कोई नहीं। तो ये सिलेबस में हम लोग को ये चीजें देखनी है। अब इसको कवर करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस वगैरह क्या है, फिर उस पे न्यूक्लियाई के बारे में और जानेंगे, क्या बनता है, कैसे बनता है, ये सब सारी चीजें। तो देखिए, ये पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा ये जाने कि हम अपने चारों तरफ जो भी चीजें देख रहे हैं वो सारी की सारी एटम से मिलके बनी हुई। क्लियर। अब एटम को हम लोग क्या मान रहे थे शुरुआत में, जब हम लोग एटम वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो उस पे भी मैंने यही बात कही थी कि हम लोग मानते थे कि जो एटम है वो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मैटर की। यानी कि अगर हम गोल्ड लें तो गोल्ड को डिवाइड करते जाओ तो आखिरी में एक एटम मिलेगा हम लोग को, उससे छोटा उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट आगे चलकर ये बात सामने आई, वहां पर एटम का मॉडल दिया गया, जे थॉमसन ने एटम का मॉडल दिया, फिर उस मॉडल को सही करके रदरफोर्ड ने बताया, एक न्यूक्लियर मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, और बताया उन्होंने कि जो एटम होता है उसके सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बात समझ पे आई? यानी कि धीरे धीरे चीजें क्या हुई, इवॉल्व हुई, और जाकर क्या पता चला कि ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे ही हम लोग की चेंज होती हैं। क्लियर। अब यहां से एक बात निकल कर आई कि अगर हम लोग इस पे देखें कि ये जैसे कि एटम है, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, तो अब देखो ये बात पता चल गई कि एटम भी मिलकर बना हुआ होता है किसी चीज से। अब जो उसके अंदर है उसकी स्टडी हमें करनी है, यानी कि जो भी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं उसका जो हम लोग का कंस्टिट्यूएंट है वो यही है, इसी से ही चीजें मिलकर बनी है। अब अगर मैं थोड़े से नजरिए की बात करूं कि जैसे आप गोल्ड को देखते हैं, ठीक है, मैं पता नहीं क्यों बार बार एग्जांपल गोल्ड का ले रहा हूं, बट फिर भी जैसे आप गोल्ड देख रहे हैं या आयरन देखते हैं या आपने कॉपर देखा, ये सब, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें क्या हैं? मेटल की बात कर रहे हैं, जैसे हम अभी मेटल के एग्जांपल, या आप इस पे कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस पे सिलिकॉन को भी अगर ऐड कर दें, या कार्बन की बात करें, या कोई भी एलिमेंट आप चूज कर लीजिए, सब को अगर हम लोग देखें तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें कैसी हैं? डिफरेंट चीजें हैं, और गोल्ड का एटम अलग, कार्बन का एटम अलग, सिलिकॉन का एटम अलग, आयरन का एटम अलग, ये सब कॉपर का, ये सब अलग अलग। बट इस पे हम लोग थोड़ा डीप जाए, अगर हम लोग डीप जाए तो और उसके एक एटम को चूज करें तो उसके अंदर मौजूद है 3 तरह की क्वांटिटीज। ठीक है, अगर ब्रॉडली हम लोग देखें तो 3 तरीके की चीजें हैं। आगे चलकर हायर क्लासेस में अगर आप इसी पे स्टडी करते हैं आगे, तो पता चलेगा कि इनको भी और छोटे पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। बट अभी क्या मान रहे हैं कि एक एटम है, और वो एटम हम किसी का भी चूज करें, कार्बन, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिलिकॉन, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो ये जो एटम होगा वो 3 चीज से मिलकर बना होगा। एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन एक हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। जहां पर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो, अगर इसको हम लोग एटम बोले, अगर हम इसको क्या बोले, इसको एटम बोले, तो इसके सेंटर पर यहां पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं।
क्लियर। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पर मौजूद होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम। ये जो एटम हम लोग का ऐसा दिख रहा है, इस एटम के यहाँ पर सेंटर पर क्या है, न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस हम लोग मानते हैं कि ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जो मैं कह रहा था कि ये जो कार्बन, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये सारी चीजें वो अलग अलग नहीं है, इस हिसाब से कि ये सारी चीजें मिलकर बनी हुई है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, बनी इन्हीं से है। बट प्रोटॉन का नंबर अलग होता है, न्यूट्रॉन का नंबर अलग होता है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग होता है इन सब में। बस सिर्फ उस वजह से ये जो चीजें हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। यानी कि आपको अगर अपने डेली लाइफ से इसको कंपेयर करना है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास चीनी है, नमक है और पानी है। ठीक है, चीनी है, नमक है और पानी है, तीन चीजें आपके पास। अगर आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में मिलाया तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकल कर आएंगी। जैसे अगर आपने जो शुगर है, साल्ट और वाटर, इनको अलग अलग रेशियो में मिलाया, उससे क्या हो जाएगा, कभी आपको शरबत मिलेगा, कभी आपको सिरा मिलेगा, कभी आपको ORS मिलेगा। बात समझ पे आ रही है? सेम चीज यहां पर भी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हम लोग के वो बनते हैं। बात समझ पे आई? तो जो हम लोग का मोटिव है न्यूक्लियस की स्टडी करना, वो इस वजह से कि अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट तो एक जैसे हैं, बट सब वो अलग अलग तरीके से क्यों जुड़े हुए हैं और मिलकर इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के एटम्स क्यों फॉर्म करते हैं। बात समझ पे आई? तो ये था हम लोग का जो मेन था कि इसको अंदर है क्या, अंदर है क्या, तो जाकर ये बातें पता चली कि अंदर हम लोग के एटम के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होते हैं। अभी मैं बता रहा हूं ना, हायर क्लासेस में अभी आप जाएंगे तो इनको भी हम लोग मानकर चलते हैं कि ये भी कुछ डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर? वो पूरा हम लोग का पार्टिकल फिजिक्स में आ जाता है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के अंदर वो सारी चीजें आती हैं। तो वहां तक अभी हमें नहीं जाना, सिर्फ अभी तक ये समझ कर चलना है कि जो हम लोग का एटम है वो तीन चीज से मिलकर बना है। क्लियर? बात समझ पे आ गई? तो अभी हमें क्या करना है, इस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करनी है कि जो न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर, वो कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो किस तरीके से जो चीजें होती हैं उनको बैलेंस आउट करता है, ये सब कुछ देखना है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कभी न्यूक्लियस और कभी न्यूक्लियाई, तो ये सिर्फ एक ही चीज के एक सिंगुलर फॉर्म है और दूसरा प्लूरल। ये जो न्यूक्लियाई है ये प्लूरल फॉर्म है और जो न्यूक्लियस है वो सिंगुलर फॉर्म है। जब हम किसी एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस हो गया, और जब हम बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस की बात करते हैं तो बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस या न्यूक्लियसेस बोलने की बजाय उसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो न्यूक्लियाई होता है। क्लियर? तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसा ही मैंने चीजें बताई वो समझ पे आ गया होगा कि किसी भी हम एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को हम उठाएं तो वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बना हुआ है। इनके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बात समझ पे आई? तो अब ये नंबर किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके चीजें समझते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो देखिए न्यूक्लियाई क्या होता है। अभी मैंने बताया अगर हम लोग के पास एक एटम है तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड ने ही जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था, फिर जाके बोर ने अपने मॉडल पे उसको दिया था। तो यहां पर जो सेंटर पर एक हम लोग का ग्रुप मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, वो हम लोग का कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है, उस एटम का न्यूक्लियस। क्लियर? तो देख पा रहे हैं हम लोग कि जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। और अगर इसके साइज कंपैरिजन को आपको समझना है तो आप ये समझिए कि अगर आपके पास एक फुटबॉल ग्राउंड है, क्लियर, अगर आपके पास क्या है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, और उस फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर पर एक मटर का दाना रख दिया जाए। बात समझ रहे हैं? एक फुटबॉल ग्राउंड है और उस फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर पर एक मटर का दाना रख दिया जाए, जो कि आपको बहुत कहीं से दिखाई भी नहीं देगा। उतना छोटा होता है न्यूक्लियस एक एटम के कंपैरिजन में। यानी कि अगर इस पूरे फुटबॉल फील्ड को हम एक एटम कहें, मतलब उस साइज का एक एटम बना दे बहुत बड़ा सा,
तो वहां सेंटर पर रखा हुआ एक मटर का दाना क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही डेंस होता है, ठीक है। जो इस पूरे एटम का जो मास होता है वो इसी न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि बाकी जो जगह होती है वो पूरी की पूरी कैसी होती है? एम्प्टी होती है, और सारा का सारा मास यहीं पर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हम एटम के मास को निकालने में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इनके मास, ठीक है। बात समझ पे आई? तो जो न्यूक्लियस है वो हाईली डेंस होता है और बहुत ही छोटे वॉल्यूम में होता है। अगर एक एटम के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, क्लियर। तो ये चीजें हैं इससे जो कि हमें न्यूक्लियस के बारे में ध्यान रखनी है। तो यही है कि इन एवरी एटम द पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज डेंसली कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम फॉर्मिंग इट्स न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन मौजूद होता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और हाईली डेंस होता है, इसकी मास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये दो चीजें जो होती हैं उस पर होल्ड करती हैं प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है वो किस किस चीज से मिलकर बना है। अभी बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो आखिर में इसको हम लोग कैसे क्या क्या चीजें बोलते हैं। तो देखिए जो न्यूक्लियस है वो किससे किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ये कभी भी न्यूक्लियस पर मौजूद नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस पर मौजूद नहीं होंगे। अगर क्योंकि मौजूद हो गए तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये जो एटम है यही खत्म हो जाएगा, क्लियर। इसी वजह से जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी उसको बोर ने मॉडिफाई किया था, क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी में क्या था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहेंगे और आके सेंटर पर गिर जाएंगे, क्लियर। और जैसे ही गिरेंगे तो फिर जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं वो चीज फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस पर नहीं आएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। और इनसाइड न्यूक्लियस अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बॉल है उसके अंदर कुछ भरा है, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है, अगर आप अपने हाथों पर बहुत ढेर सारे क्या ले लें, छोटे छोटे मटर के दाने ले लीजिए, मान लीजिए बहुत ढेर सारे आपने मटर के दाने हाथों पे ले लिया। अब वो मटर के दाने दो तरीके के हैं, एक है हरा मटर का दाना और एक है येलो कलर वाला जो मटर होती है। तो दोनों को आपने अगर अपने हाथों मिलाकर ऐसे ले लिया तो एक को हम प्रोटॉन और एक को न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। वो स्फेरिकल शेप में ऐसा कुछ हो जाएगा, बट एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होगा, समझ गए। तो यानी कि हमारे हाथ जो है ऐसे वो नहीं है ऐसा कि उसको ऐसे बंद कर रहा है कोई, वो आपस में ही मिलके, मतलब यानी कि उसको ग्लू से किसी चीज से आपस में ही जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो मटर के दाने जो है अगर उनको आपस में ग्लू से जोड़ के कहीं पे रख दिया जाए तो फिर वो जिस शेप का दिखाई देगा वो कुछ उस तरीके का हम लोग का जो न्यूक्लियस होगा वो दिखाई देगा, क्लियर। ये अभी जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड एक आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तहत मैं ये चीजें बता रहा हूं, क्लियर। क्योंकि आगे चलकर जब हम लोग देखते हैं तो इसको देखने का तरीका ही अलग होता है। हम लोग अभी जो सोच लेकर चल रहे हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स वाली सोच लेकर चल रहे हैं। क्लासिकली जो हम लोग चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, बट ये सारी चीजें हम लोग की एक नए सोच पर आधारित होती हैं जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड जो हम लोग की चीजें निकल कर आती हैं, जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं उसके बेस में। तो अभी वहां हमें नहीं जाना है, चीजें हैं उसको समझना है और अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे उस पर फोकस करना है, क्लियर। तो जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड नहीं कर सकते। अब चलिए चलते हैं आगे। जो प्रोटॉन है वो हमेशा कैसा होता है हम लोग का? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है इतना 1.007276 U। और U जो है हम लोग का वो है जो एटॉमिक मास यूनिट होती है उसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो U है, ठीक है। तो 1 U की वैल्यू हम लोग की होती है कुछ, और यहां पर उसी को मल्टीप्लाई करना होता है, क्लियर, समझ गए। अब देखिए जो चार्ज होता है इस प्रोटॉन में, वो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वो भी कैसा? प्लस का। और एक इलेक्ट्रॉन में
भी इतना ही चार्ज होता है, बट वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको मतलब 1.602 बोलिए या 1.6 बोल दीजिए, ऐसे सेम चीज है। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है और एक प्रोटॉन में इतना चार्ज होता है। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखनी। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम एक बहुत खास तरीके का एटम है, जिसमें कि इसके सेंटर पर यानी कि इसके न्यूक्लियस पर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का ही एक और रूप होता है जिसको कि हाइड्रोजन का आइसोटोप कहते हैं, और क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि अगर कोई हम लोग ने नेचर से एलिमेंट उठाया और उसमें एक प्रोटॉन है और उसके सेंटर पर एक न्यूट्रॉन है, तो इस तरीके का हम लोग का जो एटम मिलता है जिसपे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके न्यूक्लियस में, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। क्लियर? तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में उसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, जबकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है। और जो ट्रिटियम होता है उसमें हम लोग के प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन और आ जाते हैं। क्लियर? तो अगर कोई प्रोटॉन बोलता है कि प्रोटॉन क्या है, तो हाइड्रोजन से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल दें किसी तरीके से, क्या करें, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो बचेगा H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव हम लोग का एक प्रोटॉन होगा। समझ गए? भले वो स्टेबल नहीं है, वो ढूंढेगा कि किसी के साथ जाके हम लोग वो अटैच हो जाए, बट H पॉजिटिव जो है वो कुछ समय के लिए हम लोग का किसकी तरह बिहेव करेगा, एक प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा। ओके, अभी जो आइसोटोप मैंने बोला था वो आगे बताएंगे, बट अभी क्या समझना है हमें कि प्रोटॉन के बारे में क्या है, कि प्रोटॉन क्या है। ओके, तो देखिए अभी इसी न्यूक्लियस में एक और खास बात होती है कि जो हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होता है किसी एक एटम में। अभी न्यूक्लियस में बोला कि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और उसके जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं जेड, बट अगर किसी एक एटम की बात करें तो उस पूरे एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, या फिर ये कहें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तभी वो जो पूरा का पूरा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो एक यहां पर मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियस की और दूसरी बात कर रहा हूं पूरे एटम की। तो न्यूक्लियस जो है उस पे प्रोटॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर मौजूद होते हैं, और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि टोटल चार्ज कितना होगा तो हम लोग का 0 होता है एक एटम में। क्लियर? क्योंकि जितने यहां पर प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं तो फिर वो इस पूरे एटम में चार्ज आता है। बट अभी हमें क्या देखना है, न्यूक्लियस के बारे में बात करनी। तो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन मौजूद होते हैं वो हम लोग का कहलाता है इस एटम का एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? इस एटम का एटॉमिक नंबर, या फिर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। क्लियर? अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका मास होता है इतना। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.008665 U। क्लियर? अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि अगर हम लोग को किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है कि उसके न्यूक्लियस में कितना हम लोग का प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक चीज और समझिए पहले कि किसी न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर जो मौजूद होते हैं कि कितने हैं न्यूट्रॉन, उनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन नंबर। और वो कहलाता है हम लोग का n, मतलब n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये क्या आया हम लोग के पास, एक आया z जिसको कि बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एक आया हम लोग के पास न्यूट्रॉन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। अब यहां पर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो चीजें मौजूद हैं। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को हम लोग मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, या उसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर। क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूरे एटम का मास जो हम लोग मानते हैं या होता है वो पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड होता है उस न्यूक्लियस में। तो हमारा ये कहना कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसी से ही मास आ रहा है, ये गलत नहीं है। यानी कि
इसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, वही तो मास पे अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी वजह से जो पूरे के पूरे नंबर्स मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि हरी मटर और पीली मटर मिलाकर टोटल कितनी मटर, वो हम लोग का होता है मास नंबर। उसको क्या कहते हैं? मास नंबर। और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है n+z। समझ गए? जो z है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो हम लोग एटॉमिक नंबर यूज करते हैं किसी एटम की पहचान को बताने के लिए। जैसे कि अगर सोडियम की बात करी जाए, ठीक है, किसकी बात करी जाए? सोडियम की। तो सोडियम को हम लोग लिखेंगे कैसा? 11 और ये से 23, यानी कि ये है किसके बराबर? z के बराबर। z यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं इस सोडियम एटम के न्यूक्लियस में। और ये जो 23 है ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं जो कि अपने मास, इस एटम के मास पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। और ये रिप्रेजेंट होता है हम लोग का ए से। तो ए हम लोग का क्या हो गया? समेशन हो गया न्यूट्रॉन और मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर का। क्लियर? यहां से हम लोग अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें चीजों को, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें जहां पर कि ये जो x है वो कोई भी सिंबल ऑफ एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम की बात कर रहे हैं तो Na लिखा होगा, यहां पर कैल्शियम की बात करेंगे तो Ca लिखा होगा, अगर कार्बन की बात करेंगे तो C लिखा होगा। और उस ही कार्बन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर यहां पर लिखा जाएगा। और उस न्यूक्लियस में टोटल कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं उस नंबर को यहां पर लिखा जाएगा और उसको कहते हैं मास नंबर। क्योंकि जो हम लोग के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोनों के जब नंबर्स को हम लोग मिला देते हैं उसको कहते हैं हम लोग मास नंबर। और क्यों कहते हैं वो भी मैंने बता दिया। क्लियर? अब चलते हैं आगे। जो ये जो थी चीजें आपको ये याद रखनी। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, अगर जैसे हम एटम की बात करते हैं कि एटम इतना बड़ा होता है, इतना छोटा होता है, ये सारी चीजें, तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर्स के ऑर्डर का। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर्स के ऑर्डर का। 1 मीटर कितना होता है? मतलब 1 मीटर तो आप समझते हैं कि 1 मीटर कितना होता है। तो 1 को आप 10⁻15 से डिवाइड कर दीजिए। उस 1 मीटर को आप क्या करिए, 1 मीटर लीजिए और 1 मीटर को आप 10⁻15 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतने टुकड़े कर दीजिए। पहले क्या करिए? इतने टुकड़े कर दीजिए। समझ रहे हैं? 1 मीटर के करने पहले इतने टुकड़े, और फिर वो जो एक टुकड़ा आपको मिलेगा वो होगा हम लोग का 10⁻⁻15 मीटर्स। और उसी को हम लोग कहते हैं 1 फर्मी। क्या कहते हैं? 1 फर्मी। क्लियर? तो जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का, उसको हम लोग 1 फर्मी कहते हैं। और अगर हम लोग से बात करी जाए, ये पूछा जाए कि जो न्यूक्लियस है डिफरेंट एटम्स का, क्या उसका साइज अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और बहुत ही डेंस कॉम्बिनेशन है। ठीक है? तो उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग का ऐसा कॉम्बिनेशन आता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से जो उसका रेडियस होता है वो एक स्फीयर टाइप का जो फॉर्म हो रहा होता है हम लोग का अंदर न्यूक्लियस, उसका साइज बढ़ता जाता है। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा निकल कर आया है ये कि जो रेडियस होता है वो r³ प्रोपोर्शनल होता है a के। a यानी कि मास नंबर, a यानी कि मास नंबर। और मास नंबर कितना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। ठीक है? n और z का
सम, यही तो होता है। बात समझ पे आई? यानी कि जो रेडियस को अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी वाला जो रिलेशन है उसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻⁴ और अगर इक्वल टू लगाएं तो ये निकल कर आ जाएगा r0 a⁻⁴ यानी कि ये इक्वेशन हम लोग की निकल कर आ जाएगी कि अगर किसी एटम का हम लोग को रेडियस निकालना है कि कितना होगा तो वो निकल कर आएगा कैसे, r इज इक्वल टू r0 a⁻⁴ जहां पर a जो है वो है मास नंबर। अब देखिए जो रेडियस की बात हो रही है वो यहां से यहां तक की बात हो रही है, एक एवरेज ऐसे रेडियस ऐसे ले रहे हैं कि जहां पर एक ऐसा स्फीयर जैसा फॉर्म हो रहा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां ये चीजें क्या है, यहां पर ऐसा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे यहां पर रखे हुए हैं। देखिए जैसा यहां पर दिख रहा है बिल्कुल कुछ वैसा ही होता है हम लोग का, ऐसा कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐसा डिफरेंट शेप जैसा नहीं होता है। आगे चलकर आपको पता चलेगा जब आप इसी चीज पे अगर आगे स्टडी करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हम लोग अभी क्या मान के चलते हैं कि ऐसा न्यूक्लियस हम लोग का एक स्फीयर जैसा होता है। हम लोग मान के अभी चलते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो हम लोग का एक ऐसा स्फीयर होता है, तो स्फीयर का एक रेडियस होता है। तो उस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस निकल कर आता है ये, और जहां पर r0 है उसकी वैल्यू होती है 1.3 फर्मी। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये रेडियस बढ़ती जाती है, यानी कि जितना बड़ा एटम होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो न्यूक्लियस का साइज है वो भी बढ़ता जाता है। क्लियर? और जो हम लोग न्यूक्लियस है उसका साइज ऐसे निकालते हैं, उसका रेडियस ऐसे निकालते हैं। तो ये इसके जो न्यूक्लियस है उसके रेडियस की बात हो रही है। क्लियर? तो आपको जो ध्यान रखना है वो इससे दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये और दूसरा ये, और r0 की वैल्यू ये। क्लियर? चले आगे देखिए। अब न्यूक्लियर वॉल्यूम तो सिंपल सा है कि जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियस को हम लोग अभी स्फीयर मानकर चलते हैं। क्लियर? न्यूक्लियस को क्या करते हैं हम लोग, एक स्फीयर मानकर चलते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है अगर उस पे हम लोग देखें कि वॉल्यूम होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम लोग को रेडियस पता है कि r है, अगर हम लोग को क्या पता है, रेडियस पता है r है, और हम लोग जानते हैं जो r है वो कितना है, वो r है हम लोग का r इज इक्वल टू r0 a⁻⁴ यही तो होता है। और जो r0 है उसकी वैल्यू जानते हैं वो है 1.3 फर्मी, इसको फर्मी को FV ऐसे लिखते हैं। तो यहां से क्या निकल कर आ गई चीजें कि जो यहां पर हम लोग के ये कैपिटल F होता है, स्मॉल f नाम पे लिखा जाता है यहां पर, ठीक है। तो ये होता है ये। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम जानते हैं कि एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो यहां से इसको ऐसे रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? तो जैसे ही r पे हम लोग ने ये वैल्यू पुट करी तो ये क्या निकल कर आ गया, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r0 a⁻⁴ तो ये v इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 4/3 पाई r0³। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है न्यूक्लियस का। क्लियर? अब चलते हैं आगे और देखते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी, अब न्यूक्लियस में हम लोग उसके मास की ही डेंसिटी निकाल रहे हैं। यानी कि अगर इसको ये मान लें कि जो हम लोग का न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है वो कैसा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बहुत ढेर सारे हैं, और सारे नंबर्स को जब हम लोग एक कलेक्टिवली बोलते हैं तो बोलते हैं मास नंबर, जिसको कि A से प्रेजेंट करते हैं। तो टोटल मास अगर हमें निकालना तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नियर अबाउट सेम होता है। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक प्रोटॉन का मास के साथ क्या करें, जो मास नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल मास निकल कर आ जाएगा कि यहां पर इस पूरे एटम पर कितना टोटल, सॉरी एटम नहीं, न्यूक्लियस, इस पूरे न्यूक्लियस में कितना मास हम लोग का मौजूद है। तो वो क्या हो जाएगा, टोटल मास। और इस मास को जब हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल कर आ जाएगा कितना, हम लोग का डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया, या न्यूक्लियर डेंसिटी कह लीजिए, वो हो गई मास नंबर इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये हो गया यानी टोटल मास, और उसको डिवाइड कर दिए 4/3 पाई r³, और r है r0
a⁴ यहां से हम लोग का निकल कर आ गया ये। अब देखिए, क्योंकि यहां पर अभी एक्सप्रेशन पर 4/3 r0³ और यहां पर a आ जाएगा और ऊपर भी a है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगी हम लोग की डेंसिटी है। तो यहां से क्या निकल कर आया, जो कि आपको याद रखना है पॉइंट, की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कि हम किस एटम के न्यूक्लियस को उठा रहे हैं। यानी कि आप कार्बन के न्यूक्लियस को देखिए, आप गोल्ड के न्यूक्लियस को देखिए, आप आयरन के न्यूक्लियस को देखिए, आप सिलिकॉन के उसके न्यूक्लियस को देखिए, या यूरेनियम के न्यूक्लियस को देखिए, इन सब की जो डेंसिटी है वो सेम है। डेंसिटी समझे? यानी कि अगर यूनिट वॉल्यूम में मास चेक किया जाए कि कितना होगा, तो वो सेम होता है। ओके, तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ हम लोग की एटॉमिक नंबर होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर या मास नंबर से हम लोग की इंडिपेंडेंट होती है, कि वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है ना। यानी कि ना वो मास नंबर पे डिपेंड करती है, ना एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है और ये बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। ओके, अब यहां से हम लोग अगर चाहें तो डेंसिटी निकाल सकते हैं कि डेंसिटी कितनी होगी। ओके, तो अब देखते हैं कि आखिर इसकी डेंसिटी होती कितनी है। तो जो इसकी डेंसिटी निकल कर आती है न्यूक्लियस की, वो होती है अराउंड 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर आप 1 मीटर क्यूब लें, 1 मीटर क्यूब का एक कोई साइज ऐसे बक्सा लें, और वो पूरा जो अगर बक्सा भरा हो किससे, न्यूक्लियस से भरा हो, तो इसके अंदर आप कितना मास रख सकते हैं, कितने केजीज? 10⁻17 केजी। समझ रहे हैं? ये 100 केजी, ये 1000 केजी। इस तरीके से करते करते 17 लगा दीजिए। ठीक है, 17 बार 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इतना 100 केजी उठाना मुश्किल होता है। और ये क्या है? 100 × 100 × 100 × 100 इंटू इस तरह, मतलब इतनी बार हम लोग ने देखा, इतने टाइम्स। समझ रहे हैं? तो क्या चीजें निकल कर आई, क्या समझ पे आया? कि जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली डेंस होता है। इसको पूरा बताने का जो मेरा मकसद था वो ये था, उस पॉइंट को रिकॉल कराना कि जो पूरा का पूरा मास होता है हम लोग का, वो न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड होता है, उस पूरे एटम का, और बहुत ही छोटे से जगह पर कंसंट्रेट होता है। आप समझिए कि अगर एक फुटबॉल ग्राउंड को हम लोग एटम मान रहे हैं और उसके बीच में रखा हुआ एक सिंगल मटर का दाना पूरा न्यूक्लियस अगर कंसिडर किया जाए, पूरा न्यूक्लियस, यानी कि उस मटर के दाने के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, उसको अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो पूरे एटम का मास उतनी छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड है, तो डेंसिटी तो आखिर ज्यादा होगी ही। क्लियर? ये चीजें थी। और ये वाला पॉइंट कि डेंसिटी जो होता है वो न्यूक्लियर मैटर का, यानी कि न्यूक्लियस का, वो इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर का, वो मैं पहले बता चुका हूं अपने पिछले स्लाइड पे, जहां पर हम लोग के पास ये निकल कर आया था। इस पे ए कहीं पर भी मौजूद नहीं है। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे, आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर आइसोटोप्स होते क्या है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आइसोटोप्स के बारे में, तो थोड़ा सा इसको याद करिए। क्या होता है आइसोटोप? आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स, ये 3 तरीके की चीजें होती हैं, जिसको समझने के लिए आपको इन चीजों पर एकदम क्लियर होना पड़ेगा। ए, एन और जेड। ए क्या होता है? मास नंबर। एन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? ये 3 चीज क्लियर है? अगर डाउट है तो आप बताइए, मैं इसको बता दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा। ये अगर क्लियर है चीजें, तभी आप आइसोटोप्स समझ पाएंगे। तो देखिए, आइसोटोप्स किसी एक एलिमेंट का वो उस तरीके का हम लोग का कहलाता है, जब मान लीजिए कि आपने एक हाइड्रोजन लिया और उस हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस तरीके का जो एटम है वो हम लोग का क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन। अब अगर नेचर से आपने कोई एक ऐसी चीज उठाई कि जिसमें एक प्रोटॉन मौजूद है और साथ ही साथ एक और न्यूट्रॉन मौजूद है,
अब आप इसको क्या कहेंगे, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जिसपे भी एक यहां पर ऐसा होता है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z, यानी कि एटॉमिक नंबर, उन सबको कहते हैं हाइड्रोजन। बट क्योंकि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट है इसके मास नंबर, इसके क्या डिफरेंट डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से हम लोग बोल देते हैं कि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ये दो क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि ये हाइड्रोजन है हम लोग का, इसका एक आइसोटोप है ये और दूसरा आइसोटोप है ये। क्लियर, आइसोटोप्स, जहां पर जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, जबकि इसका जो मास नंबर होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और 2 न्यूट्रॉन। क्लियर, तो ये हो गया हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसी तरीके के एक और एग्जांपल है आइसोटोप्स का, वो है कार्बन का। हम लोग जानते हैं जो कार्बन होता है हम लोग का वो होता है C6C12, ठीक है, या फिर C612, यानी कि कार्बन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो है 6 और उसके न्यूक्लियस में मौजूद जो मास नंबर है वो कितना है 12। यानी कि अगर हम लोग इस पे देखें कि कार्बन के न्यूक्लियस पे अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन मौजूद हैं, और क्योंकि टोटल 12 है तो और 6 न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, तो टोटल क्या हो गए, टोटल 12 हो गए। 12 पार्टिकल्स मौजूद हैं किस पे, न्यूक्लियस में, किसके, कार्बन के, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अलग अलग सेल पे, वो अलग चीज है। अभी हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर हो गया वो हो गया Z और मास नंबर हो गया 12। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का भी चीजें मौजूद है नेचर में, जिसमें कि एटॉमिक नंबर तो 6 होता है बट जो उसका मास नंबर होता है वो किसी में 11 आ जाता है, यानी कि यहां पर 6 न्यूट्रॉन की जगह पर सिर्फ 5 न्यूट्रॉन है। तो 6 5 कितना हो गया, 11 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कोई भी चीज जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ये चीज ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स को हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी को भी बोल देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस में मौजूद हो उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। और कौन कौन मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस वजह से इन दोनों को कह सकते हैं हम लोग कि न्यूक्लियॉन्स है। ओके, कार्बन का ये जो चीज है वो क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा। इसी तरीके से ये भी हम लोग का एक आइसोटोप है। तो ये जो पूरा एग्जाम्पल है दो हम लोग के यहां पर, वो क्या हो गए, ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हो गए और ये आइसोटोप ऑफ कार्बन हो गए। क्लियर, आइसोटोप्स, जहां पर इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम और जो मास नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर, बात समझ पे आ गई। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आइसोबार्स पे। आइसोबार्स के साथ क्या होता है कि इसके जो मास नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी कि किसी दो एलिमेंट को उठाइए, और क्योंकि अगर हम लोग दो अलग अलग एलिमेंट उठा रहे हैं अलग अलग तरीके के, तो उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की अभी यहां पर बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होता है वो 1 होता है, इसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर हो गया 1। और हीलियम के जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 2। तो यहां पर जो ये हो गया डिफरेंट। बट इनमें जो जैसे देखिए ये 1H3 लिखा हुआ ना, ये ट्राइटियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, बट ये क्या है, 1H3, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो यहां पर ये 1H3 है और ये 2He3। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे या इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स दो अलग चीजें हैं। जैसे फिर से मैं आपको
अगर इस पे कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूं कि 1H1 हो गया, ये 1H2 हो गया, 1H3 हो गया। क्लियर? ये 2HE3 हो गया। अब देखिए, ये सारी चीजें सपोज करिए पड़ी हुई है कहीं पर, ये सारी चीजें क्या है, पड़ी हुई है। अभी अगर आप इन तीनों को ढूंढ कर ले आए एक साथ, तो इनको आप बोलेंगे कि ये सब के सब कैसे हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स है। क्या कहलाएंगे? एक साथ आइसोटोप्स कहलाएंगे। कि ये जो है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और ये हम लोग की हाइड्रोजन ही है। ये एक दूसरे के सब क्या है, आइसोटोप्स है। अभी इसी में अगर क्या किया जाए, इसको और इसको हम लोग स्टडी करने लगे, तो क्योंकि इनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट और इनके मास नंबर सेम है, तो ऐसे जो चीजें होंगी उसको हम लोग आइसोबार कहेंगे। तो हम लोग अगर इस तरीके से देखें कि जब इनकी बात कर रहे हैं हाइड्रोजन में, तो ये क्या कहलाने लगेगा, ये चीज, ये आइसोटोप्स कहने लगे किसका, हाइड्रोजन का। जबकि जब हम लोग हीलियम से कंपेयर करेंगे, वो भी कौन से हीलियम से, 2He3 से, तो जब 2He3 से हम लोग कंपेयर करेंगे इसको, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे एक दूसरे के। तो 1H3 का आइसोबार क्या है, 2He3 है, और 2He3 का आइसोबार क्या है, 1H3 है। जबकि 1H1 का आइसोबार है 1H2 और 1H3, या फिर 1H2 का आइसोबार है 1H1 और 1H3। क्लियर? तो चीजें जो है नेचर में वो है ही है। जब हम लोग उनको क्या करते हैं, एक साथ ऐसा देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तब ये चीजें निकल कर आती है आइसोटोप्स और आइसोबार्स की। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो यहां पर एक और एग्जांपल है कार्बन और नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन का ये वाला 7N14 वाला और कार्बन का 6C14 वाला, इनको जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, इनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। इनके जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे डिफरेंट है, क्या है, कैसे डिफरेंट है। और इनके जो मास नंबर है वो कैसे हैं, सेम है। ये कैसे हैं, सेम है। इस वजह से इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ अगर बोला जाएगा, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। क्लियर? अब चलते हैं आइसोटोन्स पे। तो आइसोटोन्स पे क्या है, जैसे इस तरीके के एलिमेंट हम लोग चूज कर लें, हैं जहां है वो हैं, बट अगर हम लोग उनको चूज कर लें, तो यहां पर देखिए 1H3 और 2He4, इसमें ना तो हम लोग को ये नीचे सेम दिखाई दे रहे हैं, ना इधर सेम दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर मैं 1H1 की बात करूं तो 1H1 में, सॉरी 1H3 की अगर बात करूं तो 1H3 में जो Z है वो कितना है, 1 है, और जो A है वो कितना है, 3 है। तो इसके लिए, इस चीज के लिए क्या हम लोग N नहीं निकाल सकते? N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा A माइनस Z, क्योंकि जो A होता है वो होता है N प्लस Z, यही तो होता है। मास नंबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये एटॉमिक नंबर ही होता है हम लोग का। तो यहां पर अगर हम लोग करें तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 निकल कर आ गया। जो N है इसके लिए 1H3 के लिए जो N है वो कितना निकल कर आ गया, वो निकल कर आ गया हम लोग का कितना, 2। क्लियर? ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इस पे, देखते हैं। अगर इस पे कैलकुलेशन करें हम लोग, तो जो A है वो कितना है, 3, Z कितना है, सॉरी A है वो कितना है, 4, और Z कितना है, 2। इस पे Z कितना है, 2 है। तो इससे अगर हम लोग N निकालें तो कितना निकल कर आएगा, N इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो देखिए इनके N बराबर है। ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके क्या है, N बराबर है। तो नेचर में मौजूद ऐसे एलिमेंट्स जिनके की N बराबर होते हैं, और इनके जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कि नेचर में मौजूद ऐसे एलिमेंट्स जिनके की Z और A डिफरेंट हो, बट N सेम हो, उनको हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। उनको क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। क्लियर? बात समझ पे आई? ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि उसके Z और A डिफरेंट होने चाहिए। नेचर से कोई दो एलिमेंट उठाइए, उनके अगर Z और A डिफरेंट है बट फिर भी उनके N सेम हो जाए, उस केस में उनको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। क्लियर?
अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मास एनर्जी रिलेशन। एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुना है? कैसे वर्क करता है? देखिए, कोयला जानते हैं? बिल्कुल जानते हो। कोयले में क्या करते हैं, उसको अभी ठंडियों का मौसम है, ठंड लगती है, लकड़ी है, कोयला है या कोई दूसरी चीज जो जलती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कागज हो गया, ये सब के सब क्या करते हैं, अपने आप को बर्न करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये अपने आप को क्या करते हैं, बर्न करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। समझिएगा ध्यान से। बट ये कर क्या रहे हैं, वो किसी तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई इस पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कि जैसे पेट्रोल है तो उस पे अपने कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑयल्स होते हैं, या कागज है तो उसके अपने कंपाउंड्स होते हैं। वो सारे जब उस पे उनको एक सर्टेन टेम्परेचर दिया जाता है, यानी कि एक सर्टेन हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस केस में उनमें ऐसी रिएक्शन होती है कि फिर वो रिएक्शन आगे वाली रिएक्शन को प्रोसीड करती है और ऐसे करते करते वो पूरी चीजें जलती हैं। ठीक है, यानी कि उसमें सिंपल सी ये चीज हो रही होती है कि दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं और उनके मिलने से यहां पर दो चीजें फॉर्म हो रही हैं और साथ में हीट बनती है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे कि कागज है या पेट्रोल है, कोयला है, लकड़ी है, कुछ भी है यहां पर, और उसको हम लोग ने हीट दी, सर्टेन अमाउंट हीट दी, और उस हीट को देने के बाद वो क्या हुआ, उसने कोई दो चीजें बना ली या तीन चीजें बना ली, कई चीजें बना ली, इस तरह कुछ हो गया। जैसे कागज वगैरह को जलाया तो राख बन गई और धुआं निकला, और साथ ही साथ हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट मिली। तो वो जो हीट मिली वो आगे वाले जो पार्टिकल्स हैं उसी कागज के, उसको जलाएगा, या जो कोयला है उसके चीजों को जलाएगा, और ऐसे करते करते क्या होगा, वो सारी चीजें जल जाएंगी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है। यहाँ पर कंपाउंड को उतना हीट मिलता है जिसकी वजह से वो दो पार्ट्स में ब्रेक होके वो और हीट प्रोड्यूस करता है। जबकि ये जो मास एनर्जी रिलेशन है ये कुछ अलग ही चीज है। ये अलग ऐसा है कि मान लीजिए कि मैं यहां पर बैठा हूं, मुझ पे कुछ मास है, और किसी वजह से, किसी तरीके से, मतलब कोई ऐसी प्रोसेस हो जहां पर मेरा पूरा का पूरा जो मास है वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि अगर इस तरीके से कोई चीज रखी हो और उसमें कुछ मास है, लेट अस सपोज 1 kg मास है, तो 1 kg मास पूरा का पूरा एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाए। यानी कि ऐसा लगे ही ना कि वहां पर उस मास का कोई अस्तित्व था, वो पूरा का पूरा एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाए। वो होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यानी कि ये एक तरीके की एनर्जी है। ये जो मास रखा हुआ है वो क्या है, एक तरीके की एनर्जी है, और वो उसकी जो एनर्जी होती है वो हम लोग निकालते हैं कुछ ऐसा। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है जो कि आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में दिया था, जिसको कि आज हम लोग जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से। और उन्होंने इस नाम से नहीं दिया था, शुरुआत में डिफरेंट नाम से था वो। क्लियर, जो उनका रिसर्च पेपर है उस पर डिफरेंट नाम था। तो इस तरीके से क्या था कि ये चीजें थी E = mc²। ये है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो यहां पर ये वाली जो चीजें हैं, ये और ये दो अलग चीजें हैं। यहां पर हम कुछ उसको हीट दे रहे थे जिसकी वजह से वो दो कंपाउंड्स पे ब्रेक हो रहा था और फिर वो हीट को जनरेट कर रहा था। जबकि ये जो बता रहा है वो इस मास की खुद की एनर्जी कितनी है वो बता रहा है, जो कि कन्वर्ट होती है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे या न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं जहां से कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहां पर इसी चीज का इस्तेमाल होता है। क्लियर, तो E = mc²। यानी कि अगर किसी चीज का मास m है, तो उसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमें इस मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए इस तरीके से कुछ, कि यहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही मिलेगी। ये पूरा का पूरा मास क्या हो जाएगा, एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो इतनी हम लोग को एनर्जी मिलेगी। और ऐसा होता है। क्लियर, सोचने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि एक मास
एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि मैं अभी एक पार्टिकल हूं और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं जल रहा हूं या कोई कागज पड़ा है वो जल रहा है, कोयला है वो जल रहा है, ये नहीं हो रहा। वो पूरा का पूरा कोयले का अस्तित्व ही खत्म हो जाए कि वो कुछ ऐसा मास जैसा था, पार्टिकल जैसा था, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हैं? हीट क्या आपको दिखाई देती है, तो मतलब वो हीट के फॉर्म में हो जाए पूरा का पूरा। यानी कि एक तरफ अभी वो कैसा था, ऐसी चीज जिसको आप छू सकते थे, अब वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एनर्जी बन रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये उस चीज को दिखाता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल जो होता है वो ये दिखाता है। तो इसी का यूज करके अभी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कि कितना हम लोग का न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं, इस इक्वेशन को, कि वो क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 1U कितना होता है। 1U होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये केजी होता है, इतना केजीज होता है। ठीक है, 1U = दिस केजी। अब यहां से ये जो हम लोग का E = mc², ये क्या होता है, मास एनर्जी रिलेशन। ये क्या होता है, मास एनर्जी रिलेशन, जहां पर कि अगर कुछ गिवन मास हम लोग के पास हो, उसको c² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी पता चल जाएगी कितना एनर्जी है। और ये जो एनर्जी हम लोग की निकल कर आएगी वो जूल्स में निकल कर आएगी। इसी को अगर हम लोग क्या करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, और इसको कन्वर्ट करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म पे निकालना चाहें, तो वो कुछ ऐसा निकल के आएगा कि अगर हम 1U को यहां पर पुट करें, इस मास को यहां पर 1U को पुट करें और फिर बीच में चीजें कन्वर्ट करके निकाल ले, तो ये निकल कर आएगा कि 1U को जब कन्वर्ट किया जाएगा एनर्जी में, मतलब वो अगर वो 1U मास कन्वर्ट हो, मतलब कि इतना मास अगर कन्वर्ट होगा तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी मिलेगी। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। क्लियर? ये होता है मेगा 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, जो कि हम लोग पहले भी जानते हैं। तो इतने मास को अगर इस जो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है या फिर मास एनर्जी रिलेशन है, उससे हम लोग निकालें तो पता चलेगा कि उसकी होती है इतनी एनर्जी। यानी कि अगर हम लोग यहां पर निकालना चाहें तो c² को हम लोग निकाल सकते हैं कुछ ये कैसे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है किस पे, 1U c² पे। तो 1U को अगर इस यहां मतलब या फिर कह लीजिए कि दोनों तरफ डिवाइड कर दे, तो जब यहां से यहां ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे को इधर कैंसिल आउट कर देगा और बचेगा सिर्फ c²। तो c² को हम लोग मीटर पर सेकेंड, इस मतलब मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि c² है ना, उस यूनिट में रखने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक नई यूनिट पे बना सकते हैं, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1U। तो यहां से अगर आप लोग को एनर्जी निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2U 3U 4U इन सब की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है ये चीज है कि इस पूरे स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1U इतना होता है। 1U को जब यहां पर पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि 1U मास जो एनर्जी के बराबर होगा वो कितना होगा, इतना होगा। समझ रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं 1U मास इतने एनर्जी के बराबर होगा, उससे इतनी एनर्जी निकलेगी ये नहीं बोल रहा मैं, वो खुद अपने आप में एनर्जी के बराबर होगा इतने एनर्जी के। तो वहां से हम लोग c² को निकाल सकते हैं MeV/U की यूनिट्स पे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अभी समझ पे आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब बात आती है इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी की, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा रखा हो, रुकी हुई पोजीशन में हो अगर इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल ऐसा रखा हुआ है तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, किस तरीके की एनर्जी, वही वाली एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए और उसके इक्विवेलेंट एक एनर्जी निकल कर आए। यानी कि इधर मास है और इसी के इक्विवेलेंट इधर एनर्जी हो, यानी कि इधर कोयला हो और उसी के इक्विवेलेंट इधर हीट ऐसे दिख रही हो। बात समझ रहे हैं? इमेजिन करिए कि इधर कोयला रखा हुआ है और इधर उसके इक्विवेलेंट क्या रखी हुई है, एनर्जी रखी हुई है। कोयला से एनर्जी नहीं निकल रही, क्योंकि जब कोयले से एनर्जी ऐसे निकलेगी तो वो क्या होगा, उस पे कुछ और चीजें आएंगी, जैसे कि मैं बर्निंग वाली प्रोसेस बता रहा था, कंबसन वाली, वो चीजें आएंगी। बट वो पूरा का पूरा कोयले जिसको आप मास की तरह देख रहे हैं, आप उसको एनर्जी की तरह अगर देखें, वो चीज यहां पर बात हो रही है। तो उसी तरीके से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसको कि अभी आप पार्टिकल की तरह देख रहे हैं कि उस पर इतना मास है, अगर आप उसी को एनर्जी की तरह देखें कि वो एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन जो वो एक एनर्जी है, तो वो कितनी एनर्जी होगा, वो होगी
उस रेस्ट मास वाले इलेक्ट्रॉन की, जिसका की रेस्ट मास लोग का 9.1 × 10⁻31 होता है इलेक्ट्रॉन का, वो निकल कर आता है दिस मच। क्लियर? सी यहां पर हम लोग ने यही रख दिया 3 × 10⁸ का स्क्वायर करके, तो ये चीजें निकल कर आ गई। क्लियर? ये चीजें होती हैं। और अभी आपकी उस पर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, तो ये वाला आपको बताना कोई जो ये वाला पॉइंट है वो बताना कोई सही नहीं रहेगा, बट फिर भी अगर आप जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि हम लोग के उस पे 2 तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक होता है पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल। तो कहीं पर क्या होता है, किसी जगह पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो एक इसका एंटी पार्टिकल होगा जिसको कि पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन अगर किसी ऐसी जगह से निकले जहां पर कुछ हो ही ना, तो वहां से इनको निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि देखिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल कर आ जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई ऐसी जगह जहां पर कुछ मौजूद नहीं है और वहां से आपको इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाना है, प्रोटॉन नहीं बोल रहा हूं, पॉजिट्रॉन बोल रहा हूं, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो वो क्या करेगा, वो आप किसी जगह पर इतनी एनर्जी का बर्स्ट एक दीजिए और वहां से ये 2 पार्टिकल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था, अभी वहां तक जाते ही नहीं है, सिर्फ मैंने एक ऐसा हल्का सा पॉइंट बता दिया जिससे कि आपके अंदर इंटरेस्ट जगे। सिर्फ आप एग्जाम को क्लियर करने के बजाय चीजें सीखने में और इस पे आगे पढ़कर आगे समझने में, आगे जाने में भरोसा करें। क्लियर? तो अब देखते हैं और कि अगर जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो अभी हम लोग न्यूक्लियस के केस में क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमें बात करनी है इस E = mc² की यहां पर। तो बात एक्चुअली ये है कि एक होता है मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है ये समझते हैं। मास डिफेक्ट कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, आप इनका मास अलग अलग निकालिए। ठीक है, आप इनका मास क्या करिए, अलग अलग निकालिए। तो इनका जो मास अलग अलग निकल कर आएगा, प्रोटॉन का मास इतना, न्यूट्रॉन का मास इतना, इलेक्ट्रॉन का मास इतना, और वो होगा कुछ इतना। इन तीनों का अगर हम लोग सम कर दें, यानी कि ऐसे करते हैं ना मैथमेटिक्स पे, ऐसे हम लोग ऐसे प्लस लगा के, तो अगर आप ऐसे प्लस लगाकर सिर्फ मैथमेटिकली इसको ऐड कर दें तो वो निकल कर आ जाएगा इतना। बट यही 3 चीजें जब एक हाइड्रोजन एटम को फॉर्म करती हैं, अभी ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तीनों का मास अलग अलग देख रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी यही तीनों चीजें मिलकर जब क्या करें, अब यही तीनों चीजें मिलकर क्या बना दे, एक हाइड्रोजन एटम बना दे। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, और ये किस तरीके का हाइड्रोजन एटम, उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम। ठीक है, ये इस तरीके के हाइड्रोजन की बात हो रही है जो कि उसका क्या है, आइसोटोप है, और ये होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस पर 2 चीजें मौजूद होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो ये जब इधर ऐड होंगे और इनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो इसका पूरा मास अगर देखें तो कायदे से इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि जितना हम लोग ने प्रोटॉन का मास लिया, जितना न्यूट्रॉन लिया, जितना इलेक्ट्रॉन लिया, इन तीनों का मास हम लोग ऐड करें, और फिर यहां पर जो हाइड्रोजन एटम है, इस पे मौजूद यही पार्टिकल्स तो हैं जो कि हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं। हाइड्रोजन एटम आखिर है क्या, यहां पर वही मैं बार बार बोल दूं मैं कि ये हाइड्रोजन एटम अगर मैं बार बार बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे कोई गलत है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ही है। ठीक है, जिसको कि हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ड्यूटेरियम है अगर, तो ड्यूटेरियम आखिर बना कैसे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही चीज तो मौजूद है 3। बट इसका मास क्या देखा गया है कि वो होता है इतना। कितना होता है, इतना होता है, AMU बोलिए या U बोलिए, एटॉमिक मास यूनिट। तो अब पहले अगर अलग अलग देख रहे थे इनका मास तो इतना था, और जब इनसे मिला के बना दिया कुछ हमने, जिसको कि हम ड्यूटेरियम कहते हैं, यानी नेचर में ऐसा जब चीज बन गई तो वो क्या हो गया, उसका मास हो गया इतना। अब इसमें अगर इतना माइनस करते हैं तो निकल कर आ जाता है इतना, जिसको कि हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि जब चीजें अलग अलग थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग था,
और फिर उसको मिलाकर हम लोग ने जब ड्यूटेरियम एटम बनाया तो कुछ मास क्या हो गया, कम हो गया। कुछ मास क्या हो गया, कम हो गया। और वही मास जो कम हुआ उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। तो निकलेगा कैसे, अलग अलग जो हम लोग के कंपोनेंट्स हैं उनका मास ऐड करिए और इस अब पूरे एटम का मास क्या होगा उसको ऐसे ऐड करके फिर इस पे माइनस कर दीजिए तो ये निकल कर आ जाएगा। तो इतना मास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ कि आपके पास चीनी थी, नमक था, पानी था, आपने तीनों का अलग अलग मास क्या किया, मेजर किया, तो कुछ निकल कर आ गया। फिर तीनों का शरबत बना दिया। और कायदे से क्या होना चाहिए, क्योंकि चीनी कहीं जा नहीं रही, पानी कहीं जा नहीं रहा, नमक कहीं नहीं जा रहा आइडियली, तो ये मास और ये मास दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि दोनों को मिला के रखो चाहे अलग रखो, बात तो सेम है। बट ऐसा नहीं होता न्यूक्लियस के केस में, ठीक है। वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा मास रिड्यूस हो जाता है और उसी रिड्यूस्ड मास को हम लोग क्या कहते हैं, जो मास रिड्यूस होता है जितना, उसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो ये कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम लोग निकालते हैं कुछ ऐसा। अगर हमें प्रोटॉन का मास निकालना है, अब देखिए हमेशा एक ही प्रोटॉन हो ये जरूरी नहीं। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो वहां पर 11 प्रोटॉन होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एटॉमिक नंबर, और यहां पर P आएगा, N नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो होगा वो मास, अब देखिए Mn और MnP हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं क्योंकि नियर अबाउट इनका जो मास होता है वो बराबर होता है, ठीक है। बट अगर आपको मास ऑफ प्रोटॉन दिया हो तो मास ऑफ प्रोटॉन ही यहां पर लेंगे। तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z, यानी कि N, ये क्या लिखा हुआ है N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इंटू Mn। तो ये क्या हो गया, अलग अलग हम लोग ने मास निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हम लोग मास निकालने में। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियस का मास हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये निकल कर आ गया अलग अलग, जब उसके पार्टिकल्स का अलग अलग मास देखा, और ये हो गया टोटल मास, ठीक है। उस न्यूक्लियस का टोटल मास, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास इसको कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा डिफेक्ट निकल कर आएगा जिसको कि डेल्टा M बोलते हैं, डिफेक्ट, ठीक है, मास डिफेक्ट। क्लियर, बात समझ पे आई ये चीजें। तो ये आपको ध्यान रखना है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। Z क्या है, हम लोग का क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और यहां पर Mn की जगह पर Mp लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का Z से मल्टीप्लाई कर टोटल प्रोटॉन का नंबर, टोटल प्रोटॉन का मास निकल कर आ गया, और A माइनस Z हो गया N, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू Mn, और इस पे माइनस कर दिया जो कि उस एटम के न्यूक्लियस का मास होगा, जिसको कि हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। इस तरीके से हम लोग का मास डिफेक्ट निकल कर आ जाएगा। अब इस मास डिफेक्ट की वजह यह है, आइए उसको समझते हैं। वजह यह है कि वो जो मास डिफेक्ट है उसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है उस मास डिफेक्ट की वजह से, यानी कि वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो मास उतना डेल्टा M पूरा का पूरा अपने आप को एनर्जी वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यानी कि चीनी, नमक और पानी ये जब मिलकर शरबत बनाते हैं तो कुछ मास हो जाता है रिड्यूस, और वो मास पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। किस पे कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। और इतनी एनर्जी रिलीज होने की वजह से इस मास के बराबर जो इक्विवेलेंट एनर्जी हम लोग अगर बोले, उतनी एनर्जी निकलती है और इस एटम को बनने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, थोड़ा सा चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट पर और कूलॉम्स लॉ को देखिए। कूलॉम्स लॉ पे क्या था कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं। आप लोग का क्वेश्चन बहुत देर से रहा होगा कि प्रोटॉन आखिर वहां पहुंचते कैसे हैं इतने पास तक, क्योंकि उनमें तो रिपल्सन होता है प्रोटॉन में। तो एक्चुअली नेचर पर 4 तरीके के फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस जिन्हें हम लोग कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाता है, उस एक पास ले आते हैं जो कि होती है फर्मी में। उस डिस्टेंस पर जब ले आते हैं, उस डिस्टेंस पे लाते ही इनके बीच में जो
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि रिपल्सन क्रिएट कर रहा होता है उसको ओवरकम कर लेता है। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा था जो कि रिपेल करा रहा था, अब इनके ऊपर लगने लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि इनको अट्रैक्ट कराता है। ठीक है, और इस इतनी एनर्जी के साथ और जब ऐसा हो जाता है तो यहां पर क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है जब ये सब पास आके एक एटम फॉर्म करते हैं, एटम का न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, और इतनी एनर्जी जैसे ही निकल जाती है तो इतनी एनर्जी के साथ ये सारे के सारे पार्टिकल्स बंध जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं, यानी कि एक दूसरे में ऐसे लॉक लगा के बैठ जाते हैं। कितनी एनर्जी के साथ? इतनी टोटल एनर्जी के साथ वो एक दूसरे में लॉक लगा के बैठ जाते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है डेल्टा एम का क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि वो एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जो कि बांध कर रखती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं? जितना भी मास डिफेक्ट होता है उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ तो वो दे देता है हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग थे, जब मिल गए तो बन गया ये। ठीक है, और यहां पर हम लोग इन चीजों को कैलकुलेट करते हुए इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते तो हटा सकते हैं। तो ये चीजें क्या हुई जब ऐसे मिलकर बनी, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका टोटल मास कितना है, तो यहां पर अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखे तो ये हो जाएगा, और कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आ गया, और यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया जेड से, तो ये इसका मास निकल कर आ गया। इनको ऐड करिए, एम से माइनस करिए, वो निकल कर आ गया मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए सी स्क्वायर से। तो उतने मास डिफेक्ट को अगर हम एनर्जी के रूप में देखें तो वो होगा इतना, जो कि होता है बाइंडिंग एनर्जी। और इतनी एनर्जी के साथ ही ये सारे के सारे जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सब आपस में इतनी टोटल एनर्जी के साथ बंधे होते हैं। ठीक है, बात क्लियर? ओके। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप इनकी वैल्यूज रखिए और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करा दीजिए। वहां से अब ये सारा का सारा जो यहां पर रखना पड़ेगा ना आपको, वो यू के टर्म्स पे रखना पड़ेगा, क्योंकि सी स्क्वायर जो मैंने शुरुआत में निकलवाया था, याद है, वो निकाल कर आया था हम लोग का 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1U, ये निकल कर आया था ना। तो इस पे जो भी हम लोग यहां पर मास रखेंगे वो सबका सब U में होना चाहिए। तो U यहां पर जो होगा और U जो यहां पर होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर? बात समझ पे आई? तो यहां से ये फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करते हैं। आखिर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब यह है कि अब देखिए, बाइंडिंग एनर्जी समझ पे आ गई कि टोटल एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस आपस में बंधा हुआ है। अब उसमें से अगर एक न्यूक्लियॉन की बात की जाए कि आखिर ये न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी के साथ बंधा है, तो सिंपल सी बात ये निकल कर आएगी, अगर हम लोग को टोटल पता है, टोटल एनर्जी पता है कि कितनी एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं, तो अगर एक की निकालना है तो टोटल नंबर कितना है न्यूक्लियॉन्स का, उससे डिवाइड कर दे। बात तो यही है, अगर टोटल न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी पता है कि इतनी एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं, बाइंडेड हैं, तो एक की निकालने के लिए कि एक कितनी एनर्जी के साथ होगा, उसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर दें तो एक की निकल कर आ जाएगी। तो वही चीज है हम लोग की डेल्टा EBN, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। BN जैसे लिखा ना, EBN ऐसा, तो इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा EBN हो गया क्या? बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम लोग सिंपली EBN भी कभी कभी लिख देते हैं। तो डेल्टा EBN इज इक्वल टू डेल्टा EB बाई A। A क्या है यहां पर बताइए? ये यहां पर है हम लोग का मास नंबर। मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। क्लियर? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल नंबर जो होते हैं न्यूक्लियॉन्स में बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा।
न्यूक्लियस में जो भी चीज मौजूद होती है उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं, और दो ही चीज मौजूद होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन सब को हम लोग एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा EB डिवाइडेड बाई ए, ये हो गई टोटल एनर्जी और ये हो गया टोटल नंबर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये इस यूनिट पर निकल कर आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो ये हो गया EB हम लोग जानते हैं डेल्टा M इंटू 931.5 ऐसा होता है, इसको इक्विवेलेंटली हम लोग 931 ले सकते हैं। तो ये चीजें निकल कर आ जाती है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है जो कि होता है हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर। तो देखिए मास नंबर हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, A इज इक्वल टू N+Z, ठीक है, A इज इक्वल टू N+Z, ये होती है। अब ये जो चीजें हैं हम लोग की, इसके साथ अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का रिलेशन देखें तो वो ये निकल कर आता है कि देखिए ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, ये ग्राफ है हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के, हम लोग कंपैरिजन में इसको पढ़ते हैं। तो होता क्या है इसमें कि देखिए ये यहां से इस जगह से जो ऊपर के जितने यहां पर एटम्स मौजूद है वो हाईली स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली स्टेबल। जैसे जैसे ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती जाती है वैसे वैसे उतने ज्यादा है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, उतनी एनर्जी जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी एक न्यूक्लियॉन को निकालने में, यानी कि हमें जितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बाहर से एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए, वो वाला न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये कुछ वैसा ही है कि कुछ लोग ऐसे ग्रुप में बैठे हुए हैं और आपको उसमें से एक को निकालने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि वो जो आपस में ग्रुप फॉर्म करके बैठे हैं उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म करके बैठे हैं, उसको निकलने ही नहीं दे रहे, तो वो उतने ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये कुछ वैसा ही है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है वो मास नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरीके के हम लोग को यहां पर ऐसा वेरिएशन दिखाई देता है कि इसके बाद यहां पर कुछ ऐसा फ्लैटनेस होती है, उसके बाद फिर डिक्रीज होकर ऐसा फ्लैट रहता है लगभग, ठीक है। तो इसके हम लोग के इससे ये चीजें निकल कर आती है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंज्ड होते हैं। क्या एक चीज निकल कर आती है, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंज्ड होते हैं, यानी कि वो जो सारे के सारे न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो हम लोग के लॉन्गर डिस्टेंस पे नहीं लगते। कैसे? देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात हो रही है, तो अगर यहां पर इस तरीके से खूब ढेर सारे न्यूक्लियॉन रखे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर ऐसे न्यूक्लियॉन्स अगर रखे हुए हैं तो ये वाला जो फोर्स लगा रहा होगा वो इस पे लगा रहा होगा, इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इस पे 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 लगा रहा होगा, जो इसके चार आसपास रखे हैं, ये इस पे नहीं लगा पा रहा होगा या कम लगा रहा होगा, और ये इधर जो रखा होगा वो उस पे लगा ही नहीं पा रहा होगा, ठीक है। यहां ये वाला इस पे फोर्स लगा ही नहीं पा रहा होगा, और ये जो होगा ये अपने चारों तरफ लगा पाएगा, ये इस पे फोर्स लगा पाएगा, ये इस पे लगा पाएगा, जो इसके बगल में यहां रखा है ये उस पे लगा पाएगा, ये इस पे इधर लगा पाएगा, ये इधर वाले पे फोर्स लगा पाएगा, और ये इधर वाले फोर्स लगा पाएगा। तो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शॉर्ट रेंज्ड होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जैसे जैसे देखो साइज बढ़ता जाता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो देखो सिंगल है, जैसे सिंगल से 2 हो गए तो इनमें बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, 2 से 3 हो गए बढ़ जाएगी, 4 हो गए 5 हो गए बढ़ती जाएगी। बट एक समय आएगा कि एक के चारों तरफ बैठने वालों की जो संख्या है वो कुछ क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, जिसकी बाद जो अगला बैठेगा वो इधर बैठेगा। अब क्योंकि ये फोर्स सिर्फ अपने चारों तरफ ही लगा पा रहा था, ये जो बीच में था ये सिर्फ अपने चारों तरफ ही लगा पा रहा था फोर्स, और ये इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो एक सैचुरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सैचुरेशन। तो ये जो चीज है यहां पर हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? सैचुरेशन इन न्यूक्लियर फोर्सेस भी कहलाता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो हम लोग के शॉर्ट रेंज्ड होते हैं, और जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो यहां पर हम लोग की एक क्या बन जाता है? सैचुरेशन मिलता है। और यहां पर जो मैक्सिमम हम लोग की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो होती है आयरन की। क्लियर?
तो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन से ज्यादा एनर्जी वाले जितने भी हम लोग के, यानी कि इस लाइन से अगर मैं ऐसे ऐसे जो ड्रॉ करी थी ना, इस लाइन से ऊपर जितने भी हम लोग के होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, वो सारे के सारे स्टेबल हम लोग के होते हैं। क्लियर? ये वाला इस तरीके से लाइन जो बनी, क्लियर? ये सारी, तो ये जो सारे हैं जैसे यूरेनियम हो गया या प्लूटोनियम हो गया, वो अब क्या करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि नेचर में जो भी चीज है वो स्टेबल होना चाहती है। जैसे कि आपके घर में आपने देखा होगा जंग लग जाती है, तो वो जंग क्यों लग जाती है? जंग इसलिए लग जाती है क्योंकि हम लोग ने क्या किया, जमीन से उठाया मेटल, आयरन, वो आयरन उस फॉर्म में नहीं था जिस फॉर्म में आप देखते हैं कि एकदम चमकदार, उस फॉर्म में नहीं होता आयरन, वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में होता है। वहां पर आयरन ऑक्साइड होगा, ठीक है, इस तरीके से किसी फॉर्म में होता है। फिर वहां से होता क्या है, जब उसको एक्सट्रैक्ट करके एक चमकदार हम लोग लोहा ऐसे बना देते हैं, तो वो जो कंडीशन होती है वो होती है उसकी अनस्टेबल कंडीशन। क्या होती है? अनस्टेबल कंडीशन। फिर उसमें लगता है धीरे धीरे जंग, और वो फिर उसी स्टेज को गेन करने की कोशिश करते ही जहां पर उस पर जंग लग के वो एकदम स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है कि ये जो यूरेनियम है, ये सारी चीजें, ये बड़े एटमिक, जो हम लोग के बड़े एटमिक मास वाले जो होते हैं या बड़े मास नंबर वाले जो एटम्स होते हैं, वो अपने आप को ब्रेक करना चाहते हैं और इस रीजन में आना चाहते हैं ताकि वो हाई स्टेबल बन सके। इसी तरीके से इधर वाले जो चीजें होते हैं वो कंबाइन होकर बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्या कर सके, एक हाई स्टेबिलिटी को गेन कर सके। तो जब इधर वाली चीजें आपस में जुड़ने लगती हैं और स्टेबिलिटी गेन करती हैं, उस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। तो हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा हम लोग को न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है। और जैसे यूरेनियम है, 92 यूरेनियम 235 है, 92 यूरेनियम 238, ये सारे जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। और क्योंकि जब ब्रेक होंगे किसी दो चीज पे, तो उनका मास नंबर डिक्रीज होगा और वो कहीं इस रेंज पे लाई करेगा, जिसकी वजह से जो चीजें हैं वो ज्यादा स्टेबल हम लोग को दिखाई देंगी। यहां पर ये 12 नहीं लिखा हुआ, यहां पर कुछ होगा 127 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूं इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, ये चीज समझ पे आई? तो इधर वाली चीजें क्या होती है, ब्रेक होती हैं, यानी कि इनमें होता है फिजन। फिजन यानी टूटना, न्यूक्लियस का टूटना, और यहां पर फ्यूजन। तो यहां पर वाली जो चीजें होती हैं वो फ्यूज होती हैं और अपना मास नंबर बढ़ाती हैं इस रीजन को अचीव करने के लिए। और इधर वाली चीजें जो होती हैं वो ब्रेक होती हैं, स्मॉलर चीजों में ब्रेक होती हैं और अपने जो स्टेबिलिटी है उसको, क्योंकि वो जब इधर आ जाएंगी तो वो हाई स्टेबल हो जाएंगी, और इस तरीके से करते करते वो अपने जो भी स्टेबिलिटी उसको बढ़ाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, हाय आरती, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? कहां से हैं? किस स्कूल से हैं? कैसी चल रही पढ़ाई? हेलो हेलो। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये चीजें थी हम लोग की किससे रिलेटेड, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से रिलेटेड। अब इसी में क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि इधर वाली जो चीजें होती हैं वो फ्यूज होने की कोशिश करती हैं और इधर बनने की कोशिश करती हैं, और इधर वाली ब्रेक होकर इधर जाने की कोशिश करती है। तो अब हमें इसी तरीके की जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनको समझना है कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे न्यूक्लियर फिजन, यानी कि ब्रेक होना। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है 92 यूरेनियम 235 का, जहां पर एक बहुत बड़ा 92 यूरेनियम 235 जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से टकराता है, या फिर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर टकराता है यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 से, तो ये दो पार्ट्स पर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स पे ब्रेक हो जाता है और इससे निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या निकलते हैं? इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो कि आगे जाकर मौजूद जो दूसरे यूरेनियम होते हैं, यूरेनियम न्यूक्लियस, उससे जाके टकराते हैं और उनको फिर ब्रेक कर देते हैं। तो ये इस तरीके से रिएक्शन क्या होती है, चलती रहती है। समझ गए? बात समझ पे आई? तो ये जो होते हैं 92 यूरेनियम 235 या फिर 94 प्लूटोनियम 239, इनका यूज होता है
हम लोग का न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन को कराने में। क्लियर। अभी जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट था उस पे भी कुछ चीजें मौजूद थी, अब वो सिलेबस से हट ही गया है तो उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जब उसको एक साथ लेकर चलते थे तो काफी अच्छा रहता था ये बताना, बट कोई नहीं, इसी को सिर्फ बताते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया क्या, न्यूक्लियर फिजन की, जहां पर एक बड़ा साइज का जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक होता है छोटे पार्ट्स पे और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करता है। और ये एनर्जी आती कैसे है, बिल्कुल ये एनर्जी वैसी ही आती है कुछ इस तरीके की, क्योंकि यहां पर होता क्या है, ये जो यूरेनियम है ये जब दो पार्ट्स पे ब्रेक होता है, तो अब अगर हम लोग ये देखें कि इसका मास और इसका मास जो निकल कर आए, या फिर इस सब का मास देखें कि यहां पर देखो इस यूरेनियम पे न्यूट्रॉन आ रहा था, यानी कि इन सब का मास यहां प्रोड्यूस हुए सारे मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, इसका मास जो होता है वो थोड़ा कम होता है, यानी कि उतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है और इसको स्टेबल कर देती है। इसको क्या कर देती है, स्टेबल कर देती है। तो वही जो एनर्जी निकलती है उसी को अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे यूज करें तो वो हम लोग के लिए क्या हो जाता है, एक वरदान हो जाता है। बट उसी को अगर उसी रिलीज्ड एनर्जी को अगर हम लोग यूज कर लें किस पे, एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, तो वो अभिशाप। समझ गए, रिएक्शन यही होती है, इसी तरीके की होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। क्लियर। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब इससे टकराता है ऐसा होता है। तो अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो देखिए, अगर मैं इसको पूरी रिएक्शन दूं तो ये मान लीजिए कि 92 यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, और इससे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जिसमें कि क्योंकि प्रोटॉन 0 होता है न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन होता ही ना, न्यूट्रॉन है, तो ये वाला नंबर 0 हो गया, तो 0 and 1, ये जाकर जब इससे टकराए, यानी कि ये जाकर इससे जब टकराता है स्लो मूविंग ऐसे, तो ये दो पार्ट्स पे ब्रेक हो जाता है, एक होता है बैरियम और एक होता है क्रिप्टन। तो ये हो गया हम लोग का बैरियम और ये हो गया क्रिप्टन। क्लियर। और यहां से निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन और अच्छी खासी अमाउंट पे एनर्जी, बहुत ज्यादा। और ये एनर्जी निकलती कैसे है, क्योंकि इनका जो मास होता है वो इसके मास से ज्यादा होता है, या फिर ये कह लीजिए कि जो चीजें बनकर निकली, ये जो इतना जो टोटल मास है वो इस टोटल मास से कम होता है, यानी कि कुछ मास जो होता है वो क्या हो जाता है, एनर्जी में अपने आप को एनर्जी वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। मास एनर्जी प्रिंसिपल जो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है उससे, E = mc²। ठीक है, वो मास अपने एनर्जी वाले फॉर्म पे आ जाता है, वो बात समझ में आई, वो अपने आप का रूप ही चेंज कर लेता है। समझ गए ये चीज। तो अब बात आती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की, और चेन रिएक्शन आखिर क्या होता है वो समझेंगे। तो चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं चेन रिएक्शन। तो देखिए यहां पर जैसे कि एक न्यूक्लियस था यूरेनियम का, उस पे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर टकराया, उससे 2 चीजें बनी और उससे 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, देखिए ये 3 न्यूट्रॉन एक अगर जाके दूसरे एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से अगर टकरा गया तो ये फिर ये 2 पार्ट्स पे ब्रेक हो जाएगा। ये यूरेनियम, ये ब्लू कलर से मैं यूरेनियम बना रहा हूं, और ये 2 पार्ट्स पे ऐसे बैरियम और क्रिप्टॉन पे ब्रेक हो गया, ये बैरियम क्रिप्टॉन में ब्रेक हो गया। अब इससे निकलने वाले फिर 3, अब इस पे 3-3 करके निकलेंगे। ये न्यूट्रॉन फिर जाके आगे जाके जो मौजूद है हम लोग के यूरेनियम के न्यूक्लियस, ये इनको फिर से बम्बार्ड करेंगे। तो इससे होगा क्या, एक न्यूट्रॉन जिसको हमने जाके टकराया उससे ऐसे चीजें बढ़ती गई, आगे ऐसे बढ़ता गया और ये पूरा एक चेन रिएक्शन फॉर्म हो गया। एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकले, वो 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, और उससे क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है तो 3 से 9 निकलेंगे, फिर 9 से 27, फिर 27 से हम लोग का इस तरीके से करते हुए 81। समझ रहे हैं, एकदम ऐसा इधर से एक इलेक्ट्रॉन किया और ऐसे बढ़ता गया बढ़ गया। तो ये होती है चेन रिएक्शन। अब इस तरीके की जो चेन रिएक्शन होती है वो होती है अनकंट्रोल्ड। क्या होती है, अनकंट्रोल्ड, जिसमें कि एक न्यूट्रॉन दिया और भाई साहब वो क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से उन्होंने बहुत ढेर सारे न्यूट्रॉन्स को जन्म दे दिया।
जो कि और जाने कितने न्यूट्रॉन्स को जन्म देंगे और कितने ढेर सारे जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक कर देंगे और जाने कितने अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होगी। वो होता है एटॉमिक बॉम्ब में। ठीक है, कुछ ऐसी मतलब होती है, बट उस पे जो फ्यूल होता है वो अलग यूज किया जाता है। ठीक है, वहां पर प्लूटोनियम यूज करते हैं, शायद हम लोग यूरेनियम यूज नहीं करते हैं, तो उसका थोड़ा सा है प्रोसेस डिफरेंट या मैकेनिज्म कह लीजिए डिफरेंट है, बट होता उस पे ऐसा ही है कि एक अनकंट्रोल्ड वे में चीजें बढ़ती जाती हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे करें? तो कंट्रोल कैसे करें? अगर किसी तरीके से, जैसे कि ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन पे अगर हम लोग क्या करें कि एक जैसे न्यूट्रॉन दिया और इससे 3 न्यूट्रॉन निकले, इन 3 न्यूट्रॉन को हम लोग क्या करें? एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, 3 की बजाय 3 ना करके, 3 एब्जॉर्ब ना करके 2 एब्जॉर्ब कर लें। क्या करें? 2 को एब्जॉर्ब कर दें, यानी कि 2 हो ही ना। तो अगर 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो होगा क्या इससे कि ये वाला जो हिस्सा है ये कभी क्रिएट ही नहीं होगा। एक न्यूट्रॉन एक ही आगे वाले न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा, उससे फिर ऐसे होगा, फिर आगे जो निकले उनमें से फिर हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लें। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वही नहीं होगा। तो जो रिएक्शन होगी वो हमारी देखो कंट्रोल हो गई। जो रिएक्शन ऐसे बढ़ रही थी वो अब सिर्फ कैसी हो जाएगी? एक लीनियर रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम लोग कंट्रोल करना सीख जाएं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे हम इस पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इनिशियल न्यूट्रॉन आया, यहां से जो बाकी न्यूट्रॉन है उनको एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे दिया जो कि दूसरे उसको ब्रेक किया, जो बाकी थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया और एक न्यूट्रॉन ने आगे वाले को ब्रेक किया। इस तरह रिएक्शन चलती रहेगी और ये रिएक्शन कहलाएगी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जो इस फॉर्म में रिएक्शन होती है वो होती है अनकंट्रोल्ड, क्योंकि इसका एक्सपेंशन देख रहा हो कितना भयंकर होगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। मतलब ये भाई साहब ऐसे बढ़ते हैं, क्लियर? और ये क्या होता है? आराम आराम से ऐसे 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 बढ़ता रहता है। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और उस एनर्जी से फिर स्टीम टरबाइंस वगैरह घुमाते हैं और जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये जो चीजें हैं वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमें क्या चाहिए, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो उनको कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें होती हैं हम लोग के पास, एक कैडमियम और बोरॉन। क्या होते हैं? कैडमियम और बोरॉन, इनको कहते हैं और ये इसको कैसे यूज करते हैं? इनको यूज करते हैं एक रॉड के फॉर्म पे शेप देकर। तो मान लीजिए कि हम लोग का एक कोई ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसके अंदर कंट्रोल रॉड्स जो कि बनी होती है कैडमियम और बोरॉन से, और इस रिएक्टर के अंदर यहां पर फ्यूल रखा होता है जैसे 92 यूरेनियम 235। उस रिएक्टर में होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जो कि एक न्यूट्रॉन से क्या करती है? एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से जनरेट करती हैं। जाके वो जब न्यूक्लियस से टकराती है 92 यूरेनियम 235 की, तो वो 3 न्यूट्रॉन्स को जन्म देती है। तो उनमें से अगर हम लोग को 2 न्यूट्रॉन्स को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। तो इन कंट्रोल रॉड्स को क्या कर देते हैं हम लोग? अंदर इस रिएक्टर के इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर इस तरीके का शेप बनाया जाता है जिससे कि जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए इस पे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग वहां से कंट्रोल करके इस पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए इस तरीके के मटेरियल्स जो कि क्या हो? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? फिर आता है मॉडरेटर। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। मुझे इतना लंबा सेंटेंस बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि जरूरत मेरी नहीं, जरूरत है इस न्यूक्लियर रिएक्शन की। अगर एक न्यूट्रॉन जो कि बहुत हाई एनर्जी के साथ आ रहा होगा, यानी कि बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा होगा, बहुत तेज मूव करके आ रहा होगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसके साथ टकराने की, इस यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराने की, वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि अगर बहुत तेज भागता आएगा तो उसको समझ पे नहीं आएगा अरे जाना किधर है, और निकल जाएगा कहीं भी। तो ये होने चाहिए स्लो मूविंग। कैसे होनी चाहिए? स्लो मूविंग। तो स्लो मूविंग करने के लिए, क्योंकि जब ये देखिए मान लीजिए पहला हम लोग ने न्यूट्रॉन इसको इंसर्ट कर दिया, स्लो मूविंग हम लोग ने न्यूट्रॉन इसको दे दिया। अब इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनमें से 2 को एब्जॉर्ब तो कर लिया, बट ये वाला जो न्यूट्रॉन है वो कैसा है?
हाई एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, तो इसको अगले पार्टिकल में बिल्कुल ऐसी कंडीशन मिले उसके लिए इसको स्लो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्लो। तो हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर्स का, और ये मॉडरेटर होता है हम लोग का हैवी वाटर। क्या होता है? हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट। यानी कि कुछ ऐसा होता है कि अगर एक चेंबर है, जिस चेंबर पर हैवी वाटर भरा हो और उस हैवी वाटर के बीच में फ्यूल रॉड्स रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? फ्यूल रॉड्स रखे होते हैं, जो कि बने होते हैं 92 यूरेनियम 235 के, और उन फ्यूल रॉड्स के बीच में इस तरीके से यहां पर हम लोग के कंट्रोल रॉड्स इंसर्टेड होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब कंट्रोल रॉड्स ज्यादा इंसर्ट कर जाएंगे, यानी कि यहां से जो न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे उनके नंबर्स को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, और जब कंट्रोल रॉड्स को ऊपर उठा देंगे, जिससे कि जो रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होंगे अब वो कम एब्जॉर्ब होंगे, और ये जो यहाँ पर मीडियम है, हैवी वाटर या फिर जो ग्रेफाइट भरा होगा, वो यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है उसको डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी है न्यूट्रॉन के साथ अगले उस न्यूट्रॉन के अगले जो न्यूक्लियस है 92 यूरेनियम 235 का, उससे टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि चीजें बढ़ जाती है हम लोग की रिएक्शन की, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रिएक्शन की, ठीक है, और हम लोग की एक स्मूथ रिएक्शन चलती है। तो यहां पर होता क्या है? यहां पर बहुत अमाउंट पे हीट प्रोड्यूस होती है, और फिर उस हीट को एक कूलेंट के थ्रू निकाल कर इस जगह पर लाया जाता है जहां पर पानी भरा होता है, जिससे कि बनती है स्टीम, और वो स्टीम हाई प्रेशर पर जाती है टरबाइंस पे, और वो टरबाइंस घुमाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर को, और फिर यहां पर इस स्टीम को कूल किया जाता है, और फिर वो स्टीम वापस चली जाती है इस चेंबर पर, और यहां से फिर से हीट मिलती है, और उसको फिर से हाई प्रेशर में स्टीम बनाकर इस तरीके से करते करते पूरी की पूरी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो चलती है एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो डायरेक्ट नहीं बनती है, ऐसे कि यहां से न्यूक्लियर रिएक्शन हुई और बन गई। न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है हीट, उस हीट का यूज किया जाता है स्टीम बनाने में, और फिर जाकर टरबाइंस में उसको हीट डालते हैं और वो घूमता है, डायनेमो उससे घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगा होता है वहां पर। क्लियर? ये चीजें होती है न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड। अब आता है न्यूक्लियर रिएक्टर का अगर हम लोग को पावर निकालना हो, तो पावर हम लोग का निकल कर आता है कुछ ऐसा कि P इज इक्वल टू NE/T। जो N है वो है नंबर ऑफ एटम्स, कि कितने वहां पर हम लोग ने जो एटम्स दे रखे हैं, किसके, जो भी फ्यूल है हम लोग का, फ्यूल क्या वहां पर होता है 92 यूरेनियम 235, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं करी तो मैं रेडियो एक्टिव शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि आखिर वो होता क्या। और जो E होता है वो E होता है कि एक फिजन रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो यहां से टोटल नंबर और इसको T से डिवाइड कर देते हैं कि कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रही है, वो बता देता है पावर ऑफ अ रिएक्टर। तो ये हो गई टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, वहां से पावर निकल के आ जाती है। क्लियर? अब चलते हैं, एक होता है इस पे रिप्रोडक्शन फैक्टर। जैसे कि ये था ना कि एक न्यूट्रॉन वो 3 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है, और हर एक न्यूट्रॉन वो फिर 3 न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, जहां पर आगे कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और पीछे कितने न्यूट्रॉन, मतलब कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, कितने न्यूट्रॉन्स है, अगर उनका रेशियो निकाल लिया जाए, यानी कि ये हुए हैं कितने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये है यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इससे हम लोग का मतलब ये वाला नहीं, ये हो गया कि यहां से जो चीजें अगर इनको हम लोग क्या करें, एब्जॉर्ब कर लें, प्रोड्यूस तो 3 हो रहे हैं बस, बट उस पे से अगर हम लोग 2 एब्जॉर्ब कर लें तो उसकी वजह से हम लोग का एक फैक्टर बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं और क्या किया हम लोग ने यहां पर इस तरीके से किया कि चीजें जितना है उतना ही उसको एब्जॉर्ब कर लिए, तो हम लोग का K = 1 निकल कर आ जाएगा। तो उस केस में जो होता है, ये रिएक्टर हम लोग का क्रिटिकल स्टेज पे होता है। ठीक है, ये यहां पर क्या होता है, ये रिएक्टर क्रिटिकल स्टेज पे होता है। क्लियर? समझ पे आया? तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अगर K हम लोग का ग्रेटर देन 1 है तो वो सुपर क्रिटिकल स्टेज में होता है, और जब K लेस देन 1 है तो हम लोग का सब क्रिटिकल स्टेज में होता है। ये चीजें हैं इससे रिलेटेड। तो अब चलते हैं आगे। हाँ, यहां पर ये थे। तो अब यहां से क्या हुआ कि ये हम लोग का क्या हो गया,
रिप्रोडक्शन फैक्टर। अब चलिए आते हैं और बढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ। न्यूक्लियर फ्यूजन में जैसे मैंने बोला था कि जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और वो क्या करते हैं, वो बनने की कोशिश करते हैं एक बड़ा न्यूक्लियस। तो ये बेसिकली होता है हाइड्रोजन के केस में, या हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं और वो एक उससे अपने से बड़ा एक न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि होता है हीलियम का। कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, कुछ तरीके के रेडिएशन रिलीज होते हैं और साथ में एक बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी होती है उस न्यूक्लियर फिजन वाली रिएक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्लियर? तो इस तरीके की रिएक्शन क्या हम लोग अपने जो है, क्या हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको पॉसिबल है इसको क्रिएट करना? तो देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को पास ला रहे हैं तो उसमें होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटॉन प्रोटॉन में लगता है रिपल्सन। क्या लगता है? रिपल्सन। और उसको लाना होता है न्यूक्लियर डिस्टेंस पे, मतलब 10⁻⁻15 के ऑर्डर पे, जहां पर जाकर फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन फोर्स को और जाके फ्यूज होते हैं। तो उतने पास लाने के लिए हम लोग को इनको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, जो कि हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर टेम्परेचर कितना कर दें, 3 × 10⁹ केल्विन। और 3 × 10⁹ केल्विन जानते हैं कितना होता है? समझिएगा, ये होता है रूम टेम्परेचर। ये कितना होता है हम लोग का? रूम टेम्परेचर। समझ रहे हैं? ये होता है कितना? रूम टेम्परेचर होता है। और इसी में क्या कर दें, इसी में अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 7 और 0 का, 2 3 4 5 6 7, इतना, समझ पा रहे हैं? इतना टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस पॉसिबल है। और ये आसानी से हो जाता है सन के कोर में। तो सन के कोर में जो सन से जो एनर्जी आ रही है वो हम लोग की न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आ रही है, क्योंकि वहां पर देखिए जो इसकी रिएक्शन होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, बट उसको अभी हम लोग सिंपल लेकर चलेंगे। ये एक स्टेज में नहीं होती है, कई स्टेजेस पे होती है, तब जाके चीजें निकलती हैं। तो यहां पर क्या होता है, सिंपल सा भी समझिए कि 4 अगर हाइड्रोजन एटम मिले, ठीक है, और फिर वो बना लेंगे एक हीलियम का एटम और कुछ न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह निकलेंगे, गामा रेडिएशन निकलेगा। क्योंकि ये सारा रेडिएशन का पार्ट है तो इसको मैं नहीं बोल रहा कि ये क्या निकल रहे हैं, क्योंकि वो हमने रेडियो एक्टिव में पढ़ा ही नहीं है, रेडियो एक्टिव है ही नहीं हम लोग के सिलेबस में। तो इस वजह से ये कुछ चीजें निकलती हैं और इतनी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब कि अगर जब 4 हीलियम एटम बन रहा है तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। बात समझ पे आ रही? तो बहुत ज्यादा अमाउंट वाली एनर्जी होती है। और अगर न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो सेम अमाउंट ऑफ मास से अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन करें, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ऐसे 2 चीजें करें, तो फ्यूजन में हम लोग की ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू फिजन। और कई टाइम्स मतलब 10 to the power 3 टाइम्स ऐसे, मतलब कई ऑर्डर में ज्यादा होती है। समझ रहे हैं? तो अगर हम लोग किसी तरीके से, अब क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जो इतने टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए, तो हम लोग की कोशिश जारी है एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने की, जो कि हम लोग को अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी दे सके। तो ऐसा काम चल रहा है और ये कोई एक सिंगल देश नहीं कर रहा, बहुत ढेर सारे देश मिलकर कर रहे हैं, जिसमें कि इंडिया भी है भागीदार। और वो जो पूरा प्रोग्राम है वो है ITER। इसका डायग्राम आपके क्लास 12th के बुक के पीछे भी बना हुआ है। तो वो एक टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं जहां पर एक सस्टेन्ड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया जा सके, और ये बहुत हैवी प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो चीज है वो बन रही है ऐसे। एक्चुअली अभी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि जितनी एनर्जी इसको सप्लाई की जाती है, ये उससे ज्यादा एनर्जी अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ये जो अरेंजमेंट है इसको छोटे स्केल पर अभी किया गया है, टोकामक इसको होती है एक टेक्नोलॉजी, तो इस पे रिएक्शन करके देखा गया। बट
जितनी एनर्जी इसको सप्लाई की जाती है उससे ज्यादा एनर्जी कर ही नहीं पाता, तो ये सस्टेन्ड नहीं है। देखिए न्यूक्लियर फिजन के केस में क्या था, एक न्यूट्रॉन को दिया और फिर वो रिएक्शन चल पड़ती है और एनर्जी देती रहती है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जितनी एनर्जी देते हैं उससे ज्यादा एनर्जी अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो बस अभी उसी में है कि अभी इस टेक्नोलॉजी में जो टोकामोक वाली है उससे हम लोग क्या करें, चीजें इस तरीके से मॉडिफाई करें कि जितनी एनर्जी एक बार हम सप्लाई करते हैं फिर उससे ज्यादा एनर्जी बनती रहे, ताकि उसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर उसको वापस सप्लाई कर दें और वो एनर्जी देता रहे। तो ये चीजें इस पे लगी हुई हैं और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये चीजें यहां पर हम लोग को ऐसे देखनी है। तो ये था हम लोग का न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन इससे रिलेटेड चीजें। और इस पे अगर आपको किसी तरीके के डाउट हो तो आप jetest.tutor.ai में, मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वहां पर मॉक टेस्ट मौजूद है jetest.tutor.ai में। वहां जाके आप इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको ढूंढकर, न्यूक्लियाई है आप उसको टॉपिक वाइज भी ढूंढ सकते हैं, वहां पर आप उससे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी दे सकते हैं, तो आप वहां पर जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप साथ ही आपके क्वेरी सेक्शन में जाके वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो सेशन था वो समझ पे आया होगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर ये चीजें फिनिश करता हूँ। ठीक है।